एक अमेरिकन फैमिली अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बोट लेकर समुद्र में चली गई थी, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी मिस्टीरियस एक्टिविटीज होने लगी जिससे कि समुद्र का पूरा पानी ही खत्म हो गया। इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बोट को दिखाते हुए जो कि समुद्र के बीचों बीच था। वहां पर हमें जूलिया और टॉम नाम के दो कपल दिखाए जाते हैं जो कि अपने बेटे बेन और बड़ी बेटी केसी के साथ वहां एंजॉय कर रहे थे। दरअसल एक्चुअल बात होती है कि जूलिया और टॉम अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, यानी वो इसी जगह पर एक साथ टाइम गुजारेंगे और बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे। टॉम और जूलिया को भी इतने समय बाद टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, नहीं तो टॉम हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता। अब हमें बोट पर साफ दिखाया जा रहा था कि किसी हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही है। टॉम अपने बेटे बेन को फिशिंग करना सिखा रहा था। टॉम को तो फिशिंग करने की बहुत अच्छी नॉलेज थी और वो सारी चीजें उसे सिखाना चाहता है क्योंकि आगे चलकर टॉम के फिशिंग बिजनेस को बेन को ही संभालना है। दूसरी तरफ जूलिया को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है तो वो उस पानी के अंदर कूद गई। उससे स्विमिंग करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता था। जूलिया वहाँ पर एंजॉय तो करती है, लेकिन अब उसने नोटिस किया कि पानी का बहाव चेंज हो रहा है। जूलिया धीरे धीरे अपने बोट से दूर होती जा रही थी और कितने भी कोशिश करने पर वो पास नहीं आ पाती। ऐसा लग रहा था कि उसे पानी से कोई दूर खींच रहा है। दूसरी तरफ बोट के ऊपर भी जो कंपास मौजूद था वो चारों तरफ घूमने लगा, यानी कि उसमें डिस्टरबेंस हो रही है। अब टॉम तो बेन को सिखाने में बिजी था तो इसका ध्यान अच्छी तरीके से नहीं जाता। कैसी ने भी हेडफोन्स लगा कर रखे थे, इसीलिए उसे कुछ सुनाई भी नहीं देता। जूलिया जब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो चिल्लाने लगी मदद के लिए। थोड़ी देर तक तो जूलिया को कोई भी नहीं सुनता और वो वहीं फंसी रह जाती है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि टॉम की नजर जूलिया पर पड़ गई। वो तुरंत ही बोट को अपनी वाइफ जूलिया की तरफ मोड़ता है और उसे किसी भी हालत में रेस्क्यू करता है। ऊपर आने के बाद टॉम सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी केसी को डांट रहा था क्योंकि अगर कोई पानी में जा रहा है तो उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी केसी की थी। बट यहाँ केसी माफी मांगती है क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा कर रखे थे और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छी बात तो ये हो गई कि जूलिया को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। जूलिया ने तो पानी में महसूस की गई अजीब सी बातें टॉम को नहीं बताई थी। वो नहीं चाहती थी कि इस अच्छे सेलिब्रेशन के मौके पर कोई भी परेशानी आए, लेकिन पहले टॉम को ये अजीब सी बातें ना बताना आगे चलकर उन्हें खतरे में डाल सकता है और वो सभी तो कुछ समय के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। अब यहाँ बोट के ऊपर रात का समय हो जाता है जहाँ पर पूरी फैमिली मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसके लिए केक लेके आया जाता है और अलग अलग प्रेजेंट्स उसे सौंपे जाते हैं। बेन इससे बहुत ज्यादा खुश हो गया था कि उसकी फैमिली उससे इतना प्यार करती है। वो चारों तो मिलकर एक फैमिली फोटो भी क्लिक करते हैं जिससे कि एक यादगार पल बन सके। उन सभी के चेहरे पर बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी झलक रही थी। अब यहाँ किसी के लैपटॉप पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो वो बोट के बाहर जाकर उससे बात करने लगी। केसी साफ साफ नोटिस कर पा रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड जिस शहर में रहता है वहाँ पर बिजली कड़क रही है, यानी कि वेदर बहुत ही जल्द खराब होने वाला है। उसके बॉयफ्रेंड ने भी बताया कि ये कई घंटों से इसी तरीके से हो रहा है। अब किसी को ये ठीक नहीं लगा क्योंकि उनका शहर और ये समुद्र ज्यादा दूरी पर नहीं है। अगर वहाँ पर वेदर खराब हो रहा है तो इस जगह पर भी हो सकता है। केसी ने तो अब ये बातें अपने फादर टॉम को बता दी थी, लेकिन केसी ने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को भी रिवील कर दिया होता है जिसे सुनकर टॉम खुश नहीं होता। लेकिन उससे बड़ी बात टॉम समझ गया था कि शायद समुद्र में तूफान आ सकता है, तो वो अपने बोट को ज्यादा अंदर न लेते जाते हुए वहीं पर रोक देता है। अब जब यहाँ सारी चीजें छोड़कर टॉम अपने कंट्रोल रूम में जाता है और अपनी बोट को शहर की तरफ मोड़ता है, तभी अचानक सभी नीचे गिरने लगी जैसे कि बोट से कुछ बहुत ही मजबूत चीज टकराई हो। टॉम और उसकी फैमिली जब बाहर जाकर देख रहे थे तो पता चला कि यहाँ कई सारी व्हेल फिशेस मौजूद हैं और ये व्हेल फिशेस की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो बोट से टकरा रहे थे। लेकिन टॉम एकदम चौंक गया क्योंकि समुद्र का ये रीजन व्हेल फिशेस के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर व्हेल फिशेस का दिखना एकदम से रेयर माना जाता है, लेकिन व्हेल फिशेस वो भी इतनी भारी संख्या में यहाँ क्या कर रहे थे उसे नहीं समझता। अब थोड़े समय के अंदर इसी तरीके से वेट करते रहने के कारण वो सारी व्हेल फिशेस चली गई थी। तो अब टॉम को यह फिक्र होने लगी कि उसकी बोट कहीं अंदर से डैमेज तो नहीं हो चुकी है। यही चीजें देखने के लिए वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है। थोड़ी देर तक टॉम देखने के बाद वापस जब पानी के ऊपर आया तो उसे कंधे पर काफी गहरी चोट लग चुकी होती है। जूलिया और उसके दोनों बच्चे टॉम की देखरेख कर रहे थे। दरअसल ये चोट बोट के प्रोपेलर्स की वजह से लगी हुई होती है जिसके ऊपर टॉम ने ध्यान ही नहीं दिया था। उसकी नजर तो सिर्फ बोट के इंटरनल पार्ट्स पर थी कि कहीं वो टूट न चुके हों, और वैसा डैमेज कुछ हुआ भी था। टॉम को जब अंदर लेके जाकर उसका फर्स्ट एड किया जाता है तो वो बता रहा था कि बोट की डायरेक्शन चेंज करने वाले पैनल्स खराब हो चुके हैं,
अगर उनको ठीक किए बिना बोट को चालू किया जाएगा तो इंजन खराब हो सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि अब तो टॉम भी महसूस करने लगा है हवा की डायरेक्शन में चेंजेस होना, यानी कि जब भी अगर तूफान आने वाला होता है तो हवा में बहुत ही ज्यादा गति पकड़ लेती है। और अब प्रॉब्लम वाली बात ये हो गई थी कि वो सभी चाह कर भी वहां से नहीं निकल पाते। जूलिया फिलहाल के लिए टॉम की अच्छी तरीके से देखरेख करती है और उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। टॉम ने तो अब सारी सिचुएशन अपनी वाइफ जूलिया को समझा दी थी क्योंकि उसके बच्चे अभी उतने समझदार नहीं थे। टॉम का ये भी मानना था कि अगर वो कुछ दिनों तक यहाँ पर फंसे रह गए तो उनके पास खाने पीने के सामान मौजूद हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास सिर्फ एक हफ्ते की ही रिसोर्सेस होते हैं। उन्हें सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करनी होगी और एकदम बचा कर रखना होगा। जूलिया और केसी दोनों ही ट्राई कर रहे थे कि उन्हें सिग्नल्स मिल जाए और वो रेस्क्यू टीम से बात करके उनसे मदद मांगे, पर अफसोस की बात ये थी कि वहाँ पर कोई भी सिग्नल्स नहीं मिलता। टॉम, जिसे कि समुद्र के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, वो ये बताने लगा कि भले ही सिग्नल्स यहाँ पर ना मिले लेकिन कुछ बोट से हम मदद मांग सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान रखना होगा कि आसपास से कोई बड़ी सी शिप गुजर रही है कि नहीं। उन्हें वो फ्लेयर गन की मदद से अपनी पोजीशन बता सकते हैं और फिर उनसे मदद ले सकते हैं। टॉम ने तो अपने सारे बच्चों और जूलिया को भी ये आदेश दे दिया था कि वो चारों तरफ नजर रखें। अब जैसे ही वो सभी थोड़ा सा वेट करते हैं तभी बाहर की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। सभी जब बोट के बाहर जाकर देखते हैं तो आसमान की तरफ से कुछ मीटेरॉइड गिर रहे थे, लेकिन टॉम नोटिस करता है कि उस मीटेरॉइड की डायरेक्शन उनकी तरफ ही बढ़ रही है, यानी ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती थी और उनका शिप डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। टॉम के बोट की डिवाइसेस कुछ खराब हो चुके थे लेकिन वो फिर भी उसकी डायरेक्शन मोड़ने का ट्राई करता है। अब इसी प्रोसेस में टॉम की इंजन भी खराब हो चुके थे। टॉम तो अब अपनी बोट को ज्यादा दूरी तक भी नहीं लेके जा सकता था और अब तो समुद्र के अंदर कई सारे सैटेलाइट के मलबे मौजूद होते हैं, यानी उनके आगे जाने का भी रास्ता बंद हो चुका था। समुद्र में एकदम तूफान सा आने लगा और हवाएं तेज होने लगी। बिजली बहुत जोर से कड़क रही होती है, इसीलिए वो सभी अपनी जान बचाने के लिए बोट में चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। टॉम के दोनों बच्चे और जूलिया बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस तरीके का मंजर नहीं देखा था। फिर भी टॉम को जितना एक्सपीरियंस होता है वो उन्हें सेफ रख रहा था और अच्छा फील कराने की कोशिश करता है। उसने ये कह दिया कि कुछ समय में ये तूफान चला जाएगा और फिर वो सब अपने घर जाएंगे। इसी तरीके से कई घंटे तक उन्हें टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है और बोट के ऊपर तो कई बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। उसी तरीके से बोट के अंदर रहने के बाद अगले मोमेंट में सारी चीजें शायद नॉर्मल हो चुकी थी, मानो उनकी बोट एक जगह पर रुकी हुई हो और मूव नहीं हो रही हो। यही चीजें पता करने के लिए टॉम, जूलिया, बेन और कैसी बोट से बाहर निकलते हैं और वहाँ उन्होंने जो देखा सभी के होश उड़ गए थे। चारों तरफ जो समुद्र फैला हुआ था वो गायब हो चुका होता है। उस जगह पर तो एक बूंद पानी भी नहीं मौजूद होता। अब अचानक समुद्र का इतना सारा पानी कहाँ पर चला गया किसी को नहीं समझता। प्रॉब्लम ये थी कि उन सभी को अब बिल्कुल नहीं समझता कि वो कहाँ पर आ चुके हैं। बोट से उतरने के बाद वो उस बंजर इलाके में घूमने लगे। टॉम जब यहाँ कंपास के अंदर डायरेक्शन चेक करता है तो वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों पोल्स आपस में चेंज हो चुके हैं और डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। अर्थ के चेंज हुए इस एनवायरनमेंट में किसी खतरनाक चीज का हाथ हो सकता है। अब ये अनजान सी चीज क्या थी कुछ ही समय में उस फैमिली को पता चल जाएगा। टॉम ने तो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग फैमिली मेंबर्स को बताया कि ऐसा कई साल पहले हुआ था। अर्थ के पोल्स की अदला बदली होने के कारण पानी एकदम से शिफ्ट होने लगा था। इससे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी और शहर के अंदर पूरा पानी भर गया था। यानी कि अब वैसा ही कुछ आज हो रहा है। शहर में रहने वाले कई लोग मारे जा चुके होंगे और उनकी आबादी एकदम से कम हो चुकी होगी। केसी को जब ये बात पता चलती है तो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था और रोने लगी थी। दरअसल केसी को डर लग रहा होता है अपने सर्वाइवल और अपने बॉयफ्रेंड का कि वो बच्चा भी होगा कि नहीं। जूलिया केसी को समझाती है और इस कंडीशन में स्ट्रांग रहने के लिए कहती है। अब थोड़ी देर में टॉम ट्राई कर रहा था कि वहां पर किसी के सिग्नल्स मिल जाए। बहन ने भी अपने बर्थडे बलून्स को ऊपर की तरफ उड़ा दिया जिससे कि किसी की नजर इस पर पड़े और वो मदद करने के लिए यहाँ आ जाए। लेकिन अफसोस दूर दूर तक कोई नहीं होता और वहाँ बंजर इलाका बन चुका होता है। अब अच्छी बात हुई कि टॉम को एक सिग्नल मिल जाता है जो कि किसी सबमरीन के कैप्टन का था। कैप्टन जिस सबमरीन में होते हैं वो भी कुछ टाइम पहले समुद्र में ही थी, लेकिन पानी चले जाने के कारण वो जमीन पर अटके पड़े हैं। अब कोऑर्डिनेट होने के कारण टॉम और कैप्टन एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सबमरीन का कैप्टन बताता है कि किसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीज की वजह से पोल्स एक्सचेंज हो चुके हैं और इसी वजह से ये पूरा पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया है। लेकिन कैप्टन के अंदाजे के अनुसार वो सारा पानी कुछ हफ्तों में यहाँ वापस आ जाएगा और अगर ऐसा होगा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कैप्टन ने टॉम और उसकी फैमिली को समझा दिया कि तुम सभी को लेकर किसी ऊंचे वाली चट्टान के पास चले जाओ।
क्योंकि अगर पानी वापस आएगा तो वहाँ वो सुरक्षित रह सकते हैं। अब टॉम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस था अपनी फैमिली को लेकर, इसीलिए वो कैप्टन से पूछने लगा कि क्या वो सब आपकी सबमरीन में आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बोट से ज्यादा सेफ सबमरीन होगी, वहाँ उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो सरवाइव कर जाएंगे। बट कैप्टन का बोलना था कि ये सबमरीन में बहुत ही कम जगह है, इसे सिर्फ 3 लोगों के लिए ही बनाया गया है। कैप्टन का तो एक साथी भी था, लेकिन वो इस पूरे प्रोसेस में मारा गया। अब यहाँ टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करने लगा कि एटलीस्ट वो उसके दोनों बच्चों को सबमरीन में ले ले। ऐसा अगर वो करेंगे तो उनकी बहुत ही बड़ी मेहरबानी होगी। कैप्टन टॉम की इस कंडीशन को देखकर मना नहीं कर पाता और बात के लिए राजी हो जाता है। अब अपने कोऑर्डिनेट्स टॉम को प्रोवाइड करने के बाद टॉम मैप पर उनकी लोकेशन चेक करने लगा। उसे कैप्टन की लोकेशन पता भी चल जाती है, लेकिन उसे थोड़ा ट्रेवल करके आगे जाना होगा। टॉम और जूलिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चों को लेकर उस सबमरीन में लेकर जाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। इसी चीज के ऊपर उनकी डिस्कशन लगातार चालू हो गई थी। अब अचानक टॉम की नजर एक दूसरे आदमी पर पड़ी जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। देखने से पता चलता है कि उस आदमी के पैर पर चोट लगी है और उसके साथ एक ब्लैक कलर का कुत्ता भी था। दरअसल ये अनजान आदमी उन सारे बलून्स को देखकर यहाँ आया होता है जिसे कि बेन ने ऊपर उड़ाए थे। अब टॉम उस आदमी से बात करने के लिए सामने चला गया और पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टॉम ने तो उस आदमी को पीने के लिए पानी भी दिया और वो पीने भी लगा, बट यहाँ शुक्रिया अदा करने के बजाय उस आदमी ने तुरंत ही अपने एक बहुत ही नुकीले भाले से उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। टॉम के बॉडी में वो पूरा भाला घुसने की वजह से वो वहीं पर मर गया। जूलिया जैसे ही ये देखती है तो वो जोर से चिल्लाने लगी। जूलिया जब अपने हस्बैंड को बचाने के लिए पास आती है तो वो अनजान आदमी उसे भी मारने के लिए आगे बढ़ा। जूलिया इस समय बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एक तो उसका हस्बैंड उसके आंखों के सामने मर गया और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिलहाल वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बोट के पास जाने लगी और अनजान आदमी भाला लेकर उसके पीछे से मार देता है। किसी भी तरीके से जूलिया ने अपने आप को बचाया, जिससे कि उसके शोल्डर पर थोड़ी चोट लग जाती है। अगर जरा सा भी वो मूव होती तो ये पूरा भाला उसके बॉडी में भी घुस जाता, क्योंकि उस अनजान आदमी का निशाना काफी अच्छा होता है। लेकिन जूलिया को थोड़ा सूझबूझ से काम लेते हुए उसी भाले को उठाकर उस आदमी पर हमला करना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही वो चल फिर नहीं पा रहा है और भाला ना होने के कारण वो कमजोर पड़ जाएगा। बट लग रहा था कि क्रिटिकल कंडीशन देखकर जूलिया कुछ समझ नहीं पा रही है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को जाकर बचाना था। जूलिया बोट में आकर अपनी बेटी बेन और केसी को समझाती है कि एक कातिल हमारे बोट में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें किसी भी हालत में उससे बचना होगा। वो अनजान आदमी धीरे धीरे बोट की तरफ आ रहा था। जूलिया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्रीफ केस में उन्हें छुपा दिया होता है। उसने तो केसी को एक फ्लेयर गन भी दी, जिससे उसने साफ साफ इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि इसे जरूरत आने पर यूज करना। वो उस पूरे बक्से को बंद कर देती है और खुद जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। जूलिया किसी भी तरीके से अपने कंधे पर लगे हुए घावों को छुपा रही थी और एक चाकू लेकर खड़ी हो जाती है। अगर वो अनजान आदमी यहाँ आएगा तो वो इसी की मदद से उससे मार देगी। वो खतरनाक आदमी तो ऑलरेडी अंदर घुस चुका था और चारों तरफ खाने पीने की चीजें ढूंढता है। देखकर यहाँ साफ पता चलता है कि उस आदमी ने खाने पीने की चीजों के लिए ही इनकी जान ली है। वो कई दिनों से भूखा हो सकता है और यहाँ पर ट्रेवल कर रहा होता है। कुछ कैन फूड्स खाने के बाद अनजान आदमी अब जूलिया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। जूलिया तो वॉशरूम में चाकू लेकर खड़ी हुई थी ताकि वो उस इंसान के ऊपर हमला करके उससे अपने बच्चों को बचा ले। वो अनजान आदमी जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वॉशरूम का दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि जूलिया एक छोटे से छेद की मदद से बोट से बाहर निकल गई थी। वो खतरनाक आदमी तो उसी छेद से देख रहा होता है, पर जूलिया नीचे की तरफ छुपी हुई थी। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी ताकि अपने बच्चों को दूसरी तरफ से निकाल कर वहाँ से भाग सके। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि उस आदमी का कुत्ता देख लेता है और उसने तो जूलिया पर भौंकना स्टार्ट कर दिया था। जूलिया बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि इससे उस आदमी को पता चल जाएगा। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी जूलिया को उस कुत्ते को मारना पड़ा। थोड़ी देर तक अपने कुत्ते की आवाज सुनकर वो आदमी बाहर भी आ गया और उसने साफ देखा कि उसके कुत्ते को मार दिया गया है। ये जरूर जूलिया ने किया होगा और अब तो उस आदमी को भी जोर का गुस्सा आने लगा। जूलिया धीरे धीरे किसी भी तरीके से बोट के ऊपर चढ़ती है ताकि वो पीछे की तरफ से उस आदमी पर हमला करके उसे मार दे। ऐसा करने का वो सोच तो रही थी, लेकिन उसका प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे ही वो हमला करने के लिए गई तभी वो अनजान आदमी जूलिया को देख लेता है और उसे चोक करने की कोशिश करता है। उसने जूलिया को देख लिया और उसके हाथ से चाकू फेंककर उसे ज्यादा डैमेज देने लगा। जूलिया बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसके सर पर काफी गहरी चोट आई होती है। थोड़ी दूरी पर केसी और बेन भी छुपे हुए थे और केसी अपनी मदर को इस तरीके से मार खाता हुआ नहीं देख सकती थी।
केसी ने अब तुरंत ही फ्लेयर गन उठाया और उस अनजान आदमी के ऊपर फायर कर दिया। हालांकि फ्लेयर गन उतना डैमेज तो नहीं पहुंचाती, लेकिन वो आदमी दूसरी तरफ जाकर गिर गया था। फ्लेयर गन का एक बॉम्ब फटने के कारण अब पूरे बोट के अंदर आग लग चुकी होती है। धीरे धीरे ये धुआं फैलता गया, इसीलिए अब जूलिया बेन और केसी को लेकर बाहर निकल आई। बेन और केसी को भी जब ये पता चला कि उसके फादर टॉम अब मर चुके हैं तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगे। बट जूलिया उन्हें संभालती है और कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। अब तो वो अनजान आदमी भी बोट से बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। शायद उसका प्लान था कि वो इन सभी को भी मारकर अपना सर्वाइवल करेगा, क्योंकि सर्वाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे इससे दूसरे की जान क्यों न चली जाए। और ऐसी कंडीशन पर हर एक इंसान यही चीजें करता था, ये ह्यूमन नेचर है। तीनों तो अब यहाँ मरे हुए टॉम को पकड़कर बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो उनका मेन फैमिली मेंबर था। वहाँ उनकी बोट जो जल रही थी उसमें भी एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी भी अब बाहर निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा था, जिसे जूलिया देख लेती है और अपने बच्चों को लेकर दूसरी तरफ भागने लगती है। जूलिया का मानना था कि अभी फिलहाल उन्हें अपनी जान बचाने पर कोशिश करनी चाहिए। वो अपने दोनों बच्चों को पहाड़ी वाले इलाके से लेते हुए दूसरी तरफ चली गई, जहाँ वो थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। उस जगह पर पानी भी मौजूद था, लेकिन वो खारा होता है। इस खारे पानी को अगर कोई पी लेगा तो वो और बीमार हो जाएगा। ये बातें टॉम ने ही जूलिया को बताई थी और उससे थोड़ा सा नॉलेज होता है इस जगह पर सरवाइव करने का। केसी के पास एक प्योर वाटर मौजूद था, जिसे कि वो बेन को दे रही होती है, लेकिन बेन इस समय बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो गिल्टी भी फील कर रहा होता है। बेन का मानना था कि अगर वो उन सारे बलून्स को ऊपर नहीं छोड़ता तो ये आदमी उनके पास नहीं आता। उसने तो सिर्फ मदद के लिए उन सारे बलून्स को छोड़ा था, और शायद इसी एक्शन की वजह से उसके फादर टॉम की मृत्यु हो चुकी है। केसी को जब ये बात पता चली तो वो बेन को ही दोषी ठहराने लगी, लेकिन जूलिया बेन को समझाती है कि इसमें किसी का हाथ नहीं है। ये सारी कोइंसिडेंस है जो अब हो चुका है और वो कुछ नहीं कर सकते। उन्हें फिलहाल अपनी जान बचाने पर फोकस करना चाहिए और लगातार आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तो वो खतरनाक कातिल भी उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उस कातिल को बचे हुए रिसोर्सेस चाहिए जो इन तीनों के पास है, यानी कि कुछ दिनों के लिए खाने पीने के सामान। तो अब उसके डर से वो तीनों अपना रास्ता तय करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। रास्ते में हमें साफ दिखाई दे रहा था कि समुद्र में कितना सारा कचरा और प्लास्टिक वेस्ट मौजूद होता है। समुद्र का पूरा सतह एकदम से बेकार पड़ा हुआ था। समुद्र के पूरे खाली होने के कारण समुद्र की मछलियां और शार्क्स एकदम से मर चुकी होती हैं। बेन को इन चीजों में काफी इंटरेस्ट था, क्योंकि उसने इतने पास से किसी भी शार्क को देखा नहीं होता। बट जूलिया उन्हें किसी भी एंगल पर रुकने के लिए नहीं कहती, क्योंकि वो आदमी कभी भी उनके पास पहुंचकर हमला कर सकता है। उन सभी का यहाँ से चले जाना ही सबसे बेस्ट होगा। तो अब जूलिया अपने बच्चों को लेकर उस डायरेक्शन में मूव होने लगी जहाँ वो कैप्टन की सबमरीन मौजूद है। वहीं उन्हें सबसे सेफ जगह लग रही थी, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के अंदर शायद पानी वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और अगर वो जल्द से जल्द सबमरीन के पास नहीं पहुंचे तो पानी की वजह से वो सब मारे जाएंगे। वो सभी बड़े बड़े चट्टानों के ऊपर से अपना सफर तय करने लगे होते हैं। जमीन पर कई सारे टैंक्स पड़े हुए थे जो शायद तेल के हो सकते हैं, यानी ये जरूर समुद्र के अंदर आए हुए बड़े बड़े शिप की वजह से हो सकता है, जिन्होंने कई सारा वेस्ट कैन यहाँ पर फेंक दिया होगा। अब यहाँ लगातार चलते रहने के कारण वो एक चट्टान के पास पहुंचते हैं, जहाँ बेन के पैर दर्द देना स्टार्ट हो जाते हैं। उसे बहुत ज्यादा प्यास भी लगी थी, इसीलिए केसी बचा हुआ पानी बेन को पीने के लिए देती है। बेन ने वो तो खत्म कर लिया, लेकिन अब उनके पास जरा भी पानी नहीं है। केसी को जब ये बात पता चली तो वो एकदम पैनिक होने लगी। उसने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, वो सब भी अपने फादर टॉम की तरह यहीं मर जाएंगे। केसी की बातें सुनकर बेन भी डिमोटिवेट हो रहा था, पर जूलिया जो उनकी पेरेंट्स थी वो दोनों को समझाती है कि हमें हिम्मत रखनी होगी। अगर हम जरा भी होप नहीं रखेंगे तो वैसे ही मर जाएंगे, इसीलिए आगे बढ़ते रहना होगा। और सबमरीन के पास जब पहुंचेंगे तो पानी वापस आने के कारण वो बच सकते थे। अगर इस तरीके से एक जगह पर बैठे रहे तो उनका मरना तय है। यही बातें समझाने के कारण वो सब अब आगे बढ़ते हैं। जूलिया तो अब अपने बच्चों के साथ जब लगातार ट्रैवल कर रही थी तो उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। ये प्लेन कई सालों पहले समुद्र के अंदर मौजूद था और तब से यहीं पर होता है। अब धीरे धीरे रात भी होने लगी थी, तो जूलिया ने डिसाइड किया कि वो इसी जगह पर रुककर अपनी रात गुजारेंगे। उस प्लेन के अंदर की जगह बहुत ज्यादा गंदी होती है, तो वो उसे साफ करने लगी। बेन और केसी भी अंदर की तरफ चले जाते हैं और अब यहाँ जूलिया अपनी फैमिली फोटो को देख रही थी। उसे अपने हस्बैंड टॉम की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है, क्योंकि हर कंडीशन में वो उसके साथ था। यहाँ पर पता चला कि जूलिया एक डॉक्टर थी और टॉम की उसकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई होती है। उनकी शुरुआत तो नॉर्मल दोस्ती से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ने लगा और अंत में जाकर उन दोनों ने शादी कर ली और 2 बच्चे भी हो गए। वो अपनी लाइफ से एकदम खुश थे,
लेकिन जूलिया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टॉम इस तरीके से मारा जाएगा। वो सभी अब आगे बढ़ने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। अब कई देर तक आराम करने के बाद केसी को कुछ आवाजें आती हैं। केसी एकदम चौंक गई और बाहर जाकर देखने लगी कि कहीं वो कातिल तो नहीं आ गया है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब केसी बैठी हुई होती है तभी वो कातिल पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। ये चीजें अभी तक किसी ने रियलाइज नहीं की थी, लेकिन अच्छी बात होती है कि जूलिया ने इसे देख लिया। जूलिया के हाथ में जो चाकू होता है उसने तुरंत ही आदमी के ऊपर मारना स्टार्ट किया और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। यानी कि जूलिया ने अपनी बेटी केसी की जान बचा ली। वो अनजान आदमी तो मर चुका था, इसीलिए अब केसी तुरंत ही उसे लेकर अंदर चली जाती है सुबह होने का इंतजार करने के लिए। सुबह होने पर जब तीनों बाहर तो निकल रहे थे, लेकिन उस आदमी के बॉडी को किसी ने खा लिया था। अब ये किस जंगली जानवर ने किया होगा उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, पर इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इस जगह पर भी वो सेफ नहीं है। उन्हें आगे बढ़ते ही रहना होगा जब तक कोई अच्छी जगह ना मिल जाए। जूलिया ने तो बेन और केसी को संभाला और मैप की मदद से उस सबमरीन के पास जाने लगी। उस समय धूप बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि सभी को प्यास लगने लगी। बेन जो कि इतना प्यासा हो चुका था कि वो तुरंत ही अपने फैमिली वालों से अलग चट्टानी वाले इलाकों पर आ जाता है। वहां पर कुछ जमा हुआ पानी मौजूद था। बेन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ और वो तुरंत ही जाकर उसे पीने लगा। बाद में पता चला कि ये पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और अगर कोई भी इसे पिएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। जूलिया और केसी ने जब इसे नोटिस किया तो वो बेन को दूर करने लगे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस पानी को पीने के बाद बेन एकदम बीमार पड़ जाए, पर अफसोस बेन ने कुछ पानी पी लिया था और उस बेकार पानी का असर उसके बॉडी पर दिखने भी लगा होता है। बेन को तो धीरे धीरे फीवर हो चुका था और वो चल भी नहीं पा रहा था। जूलिया और केसी बेन को संभालते हैं और एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां कई सारे प्लास्टिक की चीजें रखी गई थी। अब उन दोनों ने प्लास्टिक की चीजों को इकट्ठा करके एक शेल्टर बनाने का डिसाइड किया। चारों तरफ वो प्लास्टिक के कैंस और हर चीजों को रख देते थे, जिससे एक शील्ड बन गई। यानी कि वो तीनों इस जगह पर एक और रात गुजार सकते हैं। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उन्होंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। ऐसे में उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होने लगेगी। बेन की हालत तो पहले से ही खराब थी, लेकिन जूलिया के पास एक इंजेक्शन होता है जिसे वो बेन की बॉडी में लगा देती है। ऐसे मेडिसिन उसने इमरजेंसी के लिए ही रखे थे। कुछ समय तक वो इसी तरीके से टाइम बिताने लगे, पर यहाँ जूलिया जब सुबह होने के बाद थोड़ा सा एक्सप्लोर करती है तो वो बहुत ज्यादा चौंक गई। उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया ये चीज देखने के लिए। पता चलता है कि उस जगह पर एक बहुत ही बड़ी शिप थी जो वहीं पर पड़ी हुई है और उसके कंटेनर्स गिरे थे। शायद कंटेनर्स में कुछ खाने पीने के सामान हो सकते हैं। जूलिया बेन और केसी के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाती है, पर सबसे बड़ा खतरा तो अभी उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। जूलिया, बेन और केसी तो अब डर के मारे वहां से भागने लगी, क्योंकि उनके पीछे बड़े बड़े क्रैब्स पड़ जाते हैं। ये क्रैब पानी की सतह पर पाए जाते थे, जो नॉर्मल क्रैब से बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इन सभी क्रैब्स के अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी थी कि वो किसी इंसान को भी खा सकते थे। जूलिया और उसके दोनों बेटे जब उन कंटेनर्स के पास भागते हुए जाते हैं तो वहाँ कुछ वर्कर्स भी मौजूद थे। वो भी किसी भी तरीके से अपने आप की सुरक्षा कर रहे थे उन कंटेनर्स में छुपकर। अब जब उन्होंने भी देखा कि कई बड़े बड़े क्रैब्स उनकी तरफ आ रहे हैं, तो जूलिया और बच्चों की जान बचाने के बजाय वो खुद कंटेनर में जाकर अपनी जान बचा रहे थे। जूलिया ने तो उन्हें रुकने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने एक कंटेनर बंद कर दिया होता है। अब जूलिया बेन और केसी को यहाँ से किस तरीके से लेकर जाए उसे समझता ही नहीं। पीछे से वो बहुत सारे क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जूलिया ने तो फिर बेन और केसी को कंटेनर के ऊपर भेजने का ट्राई किया। वो भी जब वहाँ पहुँचती है तब तक एक क्रैब ने उसके पैर पर काट लिया होता है। जूलिया किसी भी तरीके से ऊपर तो पहुंची, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। वो तो एकदम से बेहोश ही होने लगी। वो सारे एम्प्लॉयज जो कंटेनर के अंदर मौजूद थे उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित होंगे, पर उन्हें क्या पता कि कंटेनर के पीछे की तरफ से छेद मौजूद है और उसी छेद की मदद से कई सारे क्रैब उस कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं। वर्कर्स बहुत ही ज्यादा पैनिक होने लगे और उनके पास जो गन्स मौजूद थी वो उससे शूट तो कर रहे थे, बट उन क्रैब्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। वो एक एक करके उन सारे वर्कर्स को मार गिराते हैं। वहाँ जूलिया जो एकदम अनकॉन्शियस हो चुकी थी, वो जब कुछ समय बाद होश में आती है तो चारों तरफ हवाएं चल रही थी। बेन और किसी दिखाई नहीं देते तो वो उनके लिए चिल्लाने लगी, पर अच्छा हुआ कि वो दोनों नीचे ही मौजूद थे और अब सारे क्रैब्स वहाँ से जा चुके हैं। जूलिया बेन और केसी के साथ उन कंटेनर्स में मौजूद सारे रिसोर्सेस अपने पास रख लेती है। उनके पास अब गन भी मौजूद थी जिनके अंदर बुलेट्स हैं, यानी इससे वो अपना प्रोटेक्शन आराम से कर सकते हैं। उस जगह पर जूलिया को एक रेडियो भी मिला जिससे वो सिग्नल्स कनेक्ट कर रही थी उस कैप्टन से जो सबमरीन में मौजूद था। कई देर तक ट्राई करने के बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है और जूलिया उन्हें अपना स्टेटस बताने लगी।
जूलिया ने ये भी बताया कि हम पर कई सारे क्रैब्स ने हमला कर दिया था और अब तो उसके पास मैप भी नहीं है जिससे वो सबमरीन तक आ सके। कैप्टन भी बताने लगा कि मेरे ऊपर भी हमला हुआ है इन सारे क्रैब्स का। वो भी बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, लेकिन उनके हिसाब से अगर क्रैब्स यहाँ पर आ रहे हैं तो पानी भी वापस आने वाला है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द सबमरीन के पास आना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। कैप्टन उन सभी को अपना लोकेशन बताने के लिए एक फ्लेयर गन फायर करते हैं, जिसे कि जूलिया और उसके बच्चों ने देख लिया था और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगे। कई घंटों तक लगातार ट्रेवल करने के बाद आखिरकार उन्हें ग्राउंड के अंदर एक सबमरीन दिख भी जाती है, यानी ये वही कैप्टन की थी जहां से फ्लेयर गन फायर की गई थी। लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कई बड़े बड़े चट्टान और एकदम अजीबोगरीब रास्ते होते हैं। ये रास्ते इतने ज्यादा गहरे थे कि अगर कोई गिर गया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी जूलिया अपने बच्चों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती तो है, लेकिन अचानक अब वही गड्ढे में गिर गई। उसके पैर को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई होती है और अब शायद वो निकल नहीं पाएगी। बैन और केसी अपनी मदर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए रस्सी चाहिए होगी और अभी उनके पास ऐसे कोई भी रिसोर्सेस नहीं है। जूलिया तो अब बैन और केसी से कह देती है कि तुम दोनों जल्द से जल्द सबमरीन में चले जाओ, क्योंकि समुद्र का पानी वापस लौट कर आने वाला है। और वैसे भी सबमरीन के अंदर सिर्फ 2 लोग एक्स्ट्रा जा सकते हैं, यानी कि जूलिया का वहां पर जाना एकदम व्यर्थ होगा। ये सारी बातें कहने पर बैन और केसी तो राजी नहीं होते, क्योंकि वो अपनी मदर को लेके जाना चाहते थे। लेकिन जूलिया ने ये सारा डिसीजन बना लिया था और वो उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब अपनी मदर की इतना ज्यादा बोलने के कारण केसी और बैन सीधा भागते हैं उस सबमरीन के पास। सबमरीन जो एक बहुत ही बड़ी ग्राउंड के ऊपर मौजूद था, जब वो जाकर वहाँ पर नॉक कर रहे थे तो अंदर कोई नहीं होता। वो कैप्टन तो बाहर ही खड़ा था, जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है। कैप्टन ने ये साफ कह दिया कि वो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो दोनों जल्द से जल्द सबमरीन में चले जाएं। अब किसी को इस बात से खुशी हो गई, क्योंकि कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला था, यानी कि वो अपनी मदर को इसमें ला सकती है। इसीलिए अब केसी तुरंत ही भागने लगी अपनी मदर को बचाने के लिए। यहाँ जूलिया, जिसके पास गन मौजूद थी, वो उसकी मदद से क्रैब्स को मार रही होती है। वहाँ एक के बाद एक क्रैब्स आते जा रहे थे जो जूलिया का मांस खाना चाहते थे। अब उन्हें शूट करते दौरान केसी अपनी मदर को आवाज देती है और जूलिया को हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेती है। वो सभी क्रैब से बचकर वहाँ से भागने लगे थे और अब सीधा सबमरीन की यहाँ पर पहुँचते हैं। अब हमें वहाँ पर दिखाया गया कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें वापस अपनी पोजीशन पर आ रही हैं। उन्हें जल्द से जल्द सबमरीन में जाना होगा, नहीं तो कोई नहीं बच पाएगा। जूलिया अपने दोनों बच्चों के साथ सबमरीन में आ गई और उस जगह की डोर को लॉक कर दिया। समुद्र के पूरे बड़े बड़े ग्राउंड के ऊपर अब पानी वापस आ चुका होता है, जो चारों तरफ एकदम से तबाही मचा रहा था। फिलहाल जूलिया और उसके बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो सबमरीन के अंदर हैं। जब तक वो यहाँ पर मौजूद है तब तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें बहुत ज्यादा झटके लग रहे थे और अब इस मोमेंट पर जूलिया अलग अलग चीजें इमेजिन कर रही थी, जो इंसिडेंट्स उसके साथ हुए हैं यहाँ पर आने के बाद। उसने तो अपने हस्बैंड को खो दिया और अब इस जगह पर वो फंस चुके हैं। कई घंटों तक वो सभी उसी तरीके से सबमरीन में मौजूद थे। जब उन्हें रियलाइज होता है कि समुद्र का पानी एकदम स्टिल हो गया है, तो वो बाहर निकलते हैं। वो देख पा रहे थे कि उनकी सबमरीन एक अबैंडन सिटी की तरफ आ चुकी है, जो कि समुद्र की लहरों के कारण डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहां पर कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता, यानी कि वो तीनों ही सर्वाइवर्स हैं। अब ये पूरी पृथ्वी इस पूरे नुकसान से कैसे उभर पाएगी, ये उन तीनों को भी नहीं पता, बट वो खुश होते हैं कि वो तीनों आखिर तक सर्वाइव कर पाए। और हमारी ये सबसे बेस्ट सर्वाइवल कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।